मेरा स्टूडेंट, यह ग्रामर बेसिक सीरीज की 8वीं वीडियो है और इस सीरीज में हम लोग ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन के पार्ट 3 को देखेंगे। इसके पहले प्रोनाउन के 2 और लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं। उसमें प्रोनाउन के इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और कुछ टाइप को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं। तो आज हमें पढ़ना है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते किसको हैं। तो जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो गिनती में 2 ही होते हैं। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, ईच अदर और वन अनदर, ये 2 ऐसे प्रोनाउन हैं जिसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि इन दोनों को हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्यों कहते हैं। तो ऐसा प्रोनाउन जो कि एक दूसरे के पारस्परिक जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर और वन अनदर, बस ये 2 ही प्रोनाउन हैं जो कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिएगा। पहला एग्जाम्पल है राम एंड मोहन हेल्प ईच अदर। तो यहाँ पे जो ईच अदर है ये आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि राम और मोहन एक दूसरे को मदद करते हैं। तो रेसिप्रोकल का सीधा मतलब यही होता है कि जो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे मदद करने का काम हो रहा है, तो ये राम मोहन को भी मदद करता है और मोहन फिर राम को भी मदद करता है। मतलब रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब कि दोनों तरफ से रिलेशनशिप है। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा एग्जांपल है आवर फ्रेंड्स बेड वन अनदर गुड बाय। अब यहाँ पे देखिए कहता है कि हमारे जो दोस्त लोग हैं एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो वन अनदर है ना, ये जो है ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे जो दोस्त लोग हैं एक दूसरे को गुड बाय अगर कहें पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, तो इन्होंने हर एक को, मतलब राम ने मोहन को भी कहा, मोहन ने राम को भी कहा, राम ने सोहन को भी कहा, सोहन ने राम को भी कहा। तो इस तरीके के जो रिलेशनशिप होते हैं उसको हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ईच अदर और वन अनदर का हम यूज कैसे करेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको याद रखना है कि ईच अदर का प्रयोग हम 2 पर्सन्स या फिर 2 थिंग्स के लिए करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपको ईच अदर का रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप बतलाना होगा तो आप 2 पर्सन के लिए या फिर 2 वस्तुओं के लिए जब आपको बताना होगा तब आप वहाँ पे प्रोनाउन ईच अदर का प्रयोग करेंगे। और 2 से ज़्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग, और 2 से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए बताना होगा आपका रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप, तब आप वहाँ पे यूज करेंगे वन अनदर नाम के प्रोनाउन का। अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए कितने पर्सन है, राम और मोहन, और ये मदद कर रहे हैं एक दूसरे को। तो एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, यहाँ पे कितना पर्सन है, 2, तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है ईच अदर। और आपका एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, ईच अदर की जगह पे वन अनदर का यूज करके दे देगा या फिर वन अनदर की जगह पे ईच अदर का प्रयोग करके दे देगा। और आपको पूछेगा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है या फिर कौन सा गलत है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 2 का रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप बतलाना होगा, तब हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे। अब दूसरा जो एग्जाम्पल है, यहाँ पे आवर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से ज़्यादा
हमारे जो दोस्त लोग हैं तो यहाँ पे दो से ज़्यादा हैं और यहाँ पे रिलेशनशिप बतलाना है तो हमने यूज किया है वन एनदर का। ठीक है, तो दो से ज़्यादा को जब भी बतलाना होगा तो हम यूज करेंगे वन एनदर नाम के प्रोनाउन को। क्लियर? तो यहाँ तक ही रिसिप्रोकल प्रोनाउन रहता है। अब आगे हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिए नाम से ही पता चल रहा है, मतलब सारा का सारा जो प्रोनाउन है ना वो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा, एक्शन को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए इसको मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि जब कोई एक्शन होता है, एक्शन का मतलब सेंटेंस में कोई काम होता है, तो वो काम कौन करेगा? वो काम करेगा सब्जेक्ट। लेकिन अगर उस एक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो खूब फिर से सब्जेक्ट पे ही वापस से आता है तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? अभी मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। अभी आपको यहाँ पे याद कर लेना है या फिर एक बार समझ लेना है। माई सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स और वन सेल्फ, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और अमेरिकन लोग इस प्रोनाउन को सेल्फ प्रोनाउन भी बोलते हैं क्योंकि लास्ट में सेल्फ और सेल्फ्स लगा हुआ है। सिंगुलर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ लगाते हैं और प्लूरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लास्ट में सेल्फ्स लगाते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। पहला एग्जाम्पल है बी हर्ट आर सेल्फ्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो सब्जेक्ट है ना बी, इसने काम किया। इसने कौन सा काम किया? हर्ट करने का, चोट पहुँचाने का। और इसका जो चोट पहुँचाने का जो एक्शन है, जो प्रभाव पड़ता है, ये खुद बी पर ही पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे दो तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब भी हम यूज करेंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे। कहने का मतलब है कि पहला सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इसमें जो सब्जेक्ट है बी है, तो आप यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ से ही यूज करेंगे, माई सेल्फ नहीं कर देंगे, और न ही योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, न ही देम सेल्फ्स। कहने का मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब दूसरी बात ये है कि जब भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है ना तो इसके पीछे एक कंसेप्ट ये होता है कि जो ये वर्ब होते हैं तो वर्ब का डायरेक्टली कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उस ऑब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीटेंस होता है, जो पूर्ति होता है, वो करने के लिए आता है कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर? मतलब ऑब्जेक्ट की कमी होता है, इस वजह से उस कमी को पूरा करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग मजबूरी में करना पड़ता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यू विल हर्ट योरसेल्फ। अब यहाँ पे कह रहा है तुम अपने आप को खुद चोट पहुँचाओगे। अब यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग योरसेल्फ है ना आया है, तो ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यू यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर जैसा ट्रीट किया गया है क्योंकि यू जो होता है ना वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, तो यहाँ पे सिंगुलर के जैसा ट्रीट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। जबकि अगला सेंटेंस में यू को प्लूरल के जैसा ट्रीट किया गया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया योर सेल्व्स। क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखिए, ही हर्ट हिमसेल्फ। उसने खुद को, अपने आप को चोट पहुंचाया, तो यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ आया है। ठीक उसी तरीके से अगले सेंटेंस में सी के अकॉर्डिंग हरसेल्फ आया है और दे के अकॉर्डिंग देम सेल्फ्स आया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब बात यहाँ पे ये है
कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, वो इम्पैटिक प्रोनाउन जो होता है, इम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। काफ़ी क्या बोले तो आप इसे एक ही कह सकते हैं, बस अंतर ये होता है इसके जो एक्शन होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है, और इसका पोजीशन मतलब इसका जो पोजीशन होता है सेंटेंस में वो अलग होता है। तो उसको पढ़ते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन किसको कहेंगे? कहता है व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज द नाउन दे आर कॉल्ड इम्फैटिक प्रोनाउन। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में ही कह रहा है कि व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसका कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही एक प्रकार का इम्फैटिक प्रोनाउन है। क्लियर? इसीलिए किसी किसी बुक में दोनों में से एक ही प्रोनाउन दिया जाता है पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे सिंपली एक बात याद रखना, इम्फेसाइज इसका मतलब होता है जोर डालना, मतलब नाउन पे प्रेशर डालता है, उसको हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। कैसे वो देखेंगे एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, इस बात को जरा गौर करिएगा। एन इम्फैटिक प्रोनाउन सिंपली इम्फेसाइज द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या था कि एक्शन जो था ना उसका जो प्रभाव है वो रिफ्लेक्ट करता था सब्जेक्ट पे, मतलब जो एक्शन होता था उसका प्रभाव दोबारा से यानी फिर दोबारा से सब्जेक्ट पर ही पड़ता था। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्शन है ना, एक्शन को एम्फेसाइज करता है, और वो एक्शन किसका होता है? सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिएगा, तो जो एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है, माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वही सेम टू सेम जो एग्जाम्पल होगा वो इम्फैटिक प्रोनाउन का होगा। अब सेंटेंस में देखते हैं, सेंटेंस में थोड़ा सा अलग प्रयोग होगा। क्लियर? जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, सी हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड मी, उसने खुद मुझे सूचना दी। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूँ जिसकी सहायता से आप दोनों में अंतर कर पाएंगे। सबसे पहली बात, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा ना उसका प्रयोग अधिकतर बार वर्ब के बाद होगा, लेकिन इम्फैटिक प्रोनाउन का बहुत बार मतलब अधिकतर बार सब्जेक्ट के तुरंत बाद होगा। कहने का सीधा मतलब ये है कि अगर ये सब सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो और आपको सेंस पकड़ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे इम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए सी के बाद हरसेल्फ आया है, तो इस केस में ये इम्फैटिक प्रोनाउन है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे देम सेल्फ सा इट, उन लोगों ने खुद इसे देखा। तो यहाँ पे देम सेल्फ दे के बाद प्रयोग हुआ है, तो ये एक इम्फैटिक प्रोनाउन होगा। अब एक बात बता देता हूँ, अमेरिकन इंग्लिश में इम्फैटिक प्रोनाउन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, दोनों एक ही होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन, कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा अलग यही है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो ये थे आपके ख़त्म हो गए दोनों। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ते हैं। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन किसको कहेंगे? सच प्रोनाउन डैट रेफर्स टू अ पर्सन, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो पर्सन को रेफर करेगा या फिर थिंग को रेफर करेगा विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होगा जो किसी पर्सन या थिंग को डायरेक्टली रेफर करेगा और उसको स्पेसिफिक नहीं बताएगा, उसके पूरे ग्रुप को बताएगा, उसके पूरा का पूरा जो जनरल होगा ना, जनरल जो सेंस होगा उसको बताएगा। कैसे? जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं आपको लिए अलग अलग करके रखा हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सारे के सारे सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। देखिए कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं और कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे ही ऑफलाइन में याद करवा देता हूँ। आप यहाँ पे गौर करिएगा, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना।
अब यहाँ पे बडी को हटाकर वहाँ पे वन लगाया गया है, एवरी वन, सम वन, नो वन और एनी वन। और फिर इस वन को हटाकर थिंग लगाया गया है, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तो आप ये 12 जो 12 इंडेफिनिट प्रोनाउन हुए, इसको आप चुटकियों में मतलब इस लॉजिकल सीक्वेंस से आप याद रख सकते हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन सिंगुलर हैं और इनके बाद सिंगुलर वर्ब आएंगे। अब एक बात और बता दूं, ये दोनों जो प्रोनाउन है ना, ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए मतलब मानव जाति के लिए यूज होगा। और यहाँ पे जो है ये निर्जीव के लिए मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होगा। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे बॉडी, बॉडी का मतलब क्या है, शरीर, जो कि ह्यूमन का ही होता है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ओवन भी, ओवन वाला भी सारे के सारे प्रोनाउन ह्यूमन को रेफर करेंगे, माने उनके लिए प्रयोग में आएंगे। और यहाँ पे जो थिंग्स है, थिंग्स का मतलब क्या होता है, वस्तु, इसका मतलब ये नॉन लिविंग को बताएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे नीचे मैं लिखा हूँ, ये जो प्रोनाउन है बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मेनी, अदर्स, सेवरल, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन प्लूरल हैं, मतलब इनके बाद प्लूरल वर्ब आएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए। पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी वांट्स टू अर्न मनी, हर कोई पैसा कमाना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए एवरीबडी किसके लिए यूज हुआ है, कोई मानव के लिए यूज हुआ है, मैंने आपको अभी बताया। तो अब यहाँ पे एक बात और बताया कि ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। क्लियर। अब दूसरा एग्जांपल है नो वन लाइक्स योर पेंटिंग, तो यहाँ पे नो वन लगा हुआ है। तो नो वन क्या होता है, सिंगुलर होता है ना, इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब आया है लाइक्स, ये सिंगुलर ही आया है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी प्रॉब्लम होगा कि लाइक में एस लगा हुआ है तो सिंगुलर कैसे। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, जब नाउन होता है ना जैसे बॉय, तो बॉय में जब एस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन जो वर्ब होता है, आप देसी भाषा में ऐसे समझ लो, जो वर्ब होता है उसके बाद अगर एस लगा होगा ना तो वो सिंगुलर होता है। क्लियर। तो यहाँ पे वांट्स और लाइक्स सिंगुलर हैं। अगला एग्जांपल है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो यहाँ पे समथिंग ये किसके लिए यूज हुआ है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि ये दोनों मानव के लिए यूज होगा और ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग में आएगा। तो यहाँ पे है समथिंग, तो ये किसके लिए यूज हुआ है, पीपल के लिए। तो और ये क्या है, सिंगुलर है। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगुलर हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आया है इज, जो कि सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ पे आपने देखा ये थे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब अगला एग्जाम्पल एक और है बोथ ऑफ द वुमेन आर इंडियन। अब यहाँ पे मैंने आपको एक बात और बताई थी, मैंने बताया था कि ये जो बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मेनी, अदर्स और सेवरल, ये सारे के सारे प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो जब प्लूरल है तो आगे आने वाला वर्ब भी प्लूरल ही होगा ना। तो यहाँ पे बोथ ऑफ द वीमेन आर जो आया है ये प्लूरल है, आर इंडियन मतलब दोनों औरतें भारतीय हैं। और इस टॉपिक को अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो सिंगुलर प्लूरल का जो रूल्स है ना, ये आपको मैं सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूरे डिटेल से एक एक करके इन सब का एक एक प्रयोग, बोथ का, फ्यू का, मेनी का, एवरीवन का, सब का एक एक करके पूरे डिटेल में बता चुका हूँ। तो उसको आप देखिएगा, इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पे देखिएगा बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो डेफिनेशन देखिए, सच प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग रिलेशनशिप। तो ऐसा कोई भी प्रोनाउन जो कि रिलेशनशिप बनाता है, मतलब रिलेशन देता है नाउन से उस सेंटेंस में। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन ना पहचानने का मैं एक दो ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप बहुत आसान तरीके से पहचान लेंगे। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि ये सब आपके रिलेटिव प्रोनाउन हैं।
हु, व्हिच, डैट, हुज और होम, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन हैं और इनमें तीन इम्पॉर्टेंट है, हु, व्हिच और डैट। ये तीनों का प्रयोग आपको आना ही चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक एक करके सारे के सारे प्रयोग। अब तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हु का प्रयोग। तो हु का प्रयोग हम ह्यूमन बींग्स के लिए, पीपल के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जब भी हमें रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें यूज करना होगा हु को, तो हम मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, पीपल के लिए हम यूज करेंगे हु नाम के प्रोनाउन को। और अगर हमें व्हिच और डैट ये किसके साथ प्रयोग करना होगा, तो ये हमें थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगे उनके साथ हम व्हिच और डैट नाम के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। हु का प्रयोग तो हमने पीपल के लिए कर लिया, मतलब लिविंग थिंग्स जो मानव है उसके लिए कर लिया, और व्हिच और डैट का प्रयोग हमने थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर लिया। अब यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, जो एनिमल होंगे ना उनके लिए हम व्हिच का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे एक स्पेशल केस है, डैट का प्रयोग भी हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, हु का प्रयोग तो हमने पीपल के लिए किया ही, पीपल का मतलब ह्यूमन बींग्स ही है। क्लियर। लेकिन कभी कभी डैट का प्रयोग भी हम ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल कहने का मतलब ये बोलने में होता है, लिखने में नहीं होता है। क्लियर। या फिर आप लिखने में करोगे तो वो इनफॉर्मल होगा, उतना ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं होगा। क्लियर। तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ द बॉय कैसे यूज होगा वो मैं बता रहा हूँ। द बॉय हु स्टोल योर बाइक इज एट द डोर, मतलब कह रहा है कि वह लड़का जो तुम्हारा बाइक चुराया था ना वो डोर पर खड़ा है। अब यहाँ पे देखिए हु का प्रयोग किसके लिए हुआ है, इस बॉय के लिए। तो बॉय क्या है, एक ह्यूमन बींग्स है, मानव जाति है, इसीलिए यहाँ पे हु का प्रयोग हुआ है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, गलत प्रोनाउन यूज करके दे देगा। ठीक है, तो आपको यही तो पकड़ना है कि हु किसके लिए यूज हो रहा है, व्हिच किसके लिए और डैट किसके लिए प्रयोग में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है द कारपेट व्हिच यू बाउट हैज डैमेज्ड, कहता है कि वह चटाई, वह कारपेट जो आपने खरीदा था वो डैमेज हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए, कारपेट क्या है, नॉन लिविंग है ना, निर्जीव है, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन व्हिच का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पे व्हिच की जगह पे आप डैट का प्रयोग भी बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत आसान तरीके से कर सकते थे, कोई अंतर नहीं होगा। बस आपको इतना याद रखना है कि हु का प्रयोग हम लिविंग थिंग्स और वो भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए करेंगे। क्लियर। अगला एग्जांपल है द पेन डैट यू गेव मी इज गुड। अब कह रहा है कि वह पेन जो तुमने मुझे दिया था ना काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए पेन क्या है, नॉन लिविंग है, और पेन के लिए यूज हो रहा है डैट, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, नॉन लिविंग के लिए डैट का प्रयोग होता है। क्लियर। तो इस तरीके से आपको यूज करना है रिलेटिव प्रोनाउन को। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ लंबा सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को बताता हूँ। एक्चुअली में जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना उसका प्रयोग हम दो क्लॉज को जोड़ने में करते हैं। देखिए ये सारे सेंटेंस में भी दो क्लॉज जोड़ रहे हैं। अब आपको क्लॉज समझ में नहीं आता है तो बाद में बताऊंगा, सिंपली आप ये समझ लीजिए कि दो सेंटेंस को जोड़ने में होता है। जैसे द बॉय इज एट द डोर, मतलब लड़का दरवाजा पर है, और यहाँ पे हु स्टोल योर बाइक, जिसने तुम्हारी कार चुराई, दो सेंटेंस है ना, उसी को जोड़ने के लिए किया गया है। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग सेंटेंस में कहता है काइंडनेस इज द लैंग्वेज दैट द डीफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड कैन सी। कहता है कि जो काइंडनेस है ना, जो उदार, जो दयालुपन है, वो ऐसी भाषा है जो कि बहरे को भी सुना सकता है और अंधे को दिखा सकता है। क्लियर। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। तो यहाँ पे जो डैट है ना, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है
जो कि दो क्लॉज को, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन डैट यूज हुआ है इस लैंग्वेज के लिए। तो लैंग्वेज क्या है? नॉन लिविंग है, निर्जीव है, तो डैट हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा एग्जाम्पल है द गर्ल हु मैरिड माई ब्रदर इज अ रॉकेट साइंटिस्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो हु का प्रयोग हुआ है इस गर्ल के लिए हुआ है। तो गर्ल क्या है? ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो ह्यूमन बीइंग्स है और लिविंग है। तो आपको मैंने बताया था कि लिविंग और ह्यूमन बीइंग्स के लिए हम हु नाम के रिलेटिव प्रोनाउन को यूज करते हैं, जो कि यहाँ पे हु ही किया गया है। तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल सही है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं? तो देखिएगा, सिंपल सी बात है, इंटेरोगेटिव का मतलब है ऐसा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन करता हो, जो कि प्रश्न पूछता हो। तो मैंने वही यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है, सच प्रोनाउन डैट इज यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन। मतलब ऐसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग हम क्वेश्चन को आस्क करने में, मतलब प्रश्न को पूछने में करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना है, हु, हुम, हुज और विच। तो अभी आप लोगों में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा कि हमने अभी देखा कि हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में भी हुआ है, तो हम कैसे पहचानेंगे? आप टेंशन न लो, मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी आप याद रखो, हु, हुम, हुज, विच, ये सब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब इसको लॉन्ग एग्जाम्पल में देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हु यूज्ड ऑल माई पेपर। किसने मेरे सारे पेपर को यूज्ड कर लिया, प्रयोग कर लिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे हु होगा आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए, जब भी हु, व्हिच, डैट ये सेंटेंस के बीच में आए ना और दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये डैट दो सेंटेंस को जोड़ रहा था, ये हु भी जोड़ रहा था, इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। और यहाँ पे जो इंटरोगेटिव है, इसमें ये एक ही सेंटेंस है ना, और इसमें प्रश्न पूछ रहा है, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो आप इससे भी आसान से पकड़ लोगे। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ना, यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल है हु इज मॉम टॉकिंग टू। अब कह रहा है कि मॉम से कौन बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तीसरा एग्जाम्पल है हु आर दोज पीपल, मतलब वे लोग कौन हैं, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी इंटरोगेटिव। हुज पेन इज दिस, किसका यह कलम है, किसका यह पेन है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे जो प्रोनाउन हैं, हो, व्हिच, व्हाट, ये सब के सब प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव ये प्रोनाउन होंगे। तो इस तरीके से आपका प्रोनाउन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ख़त्म होता है। अगर आप प्रोनाउन की कंप्लीट पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया हुआ है। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।